Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's continue our MCQ session. कल हमने पार्ट 1 इसका अपलोड किया था, आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ये कौन से MCQs हैं? ये बेसिकली मैंने एक डेमो टेस्ट बनाया था लेक्चरर एग्जाम का, +2 लेक्चर सोशियोलॉजी का डेमो टेस्ट। ठीक है, उसमें हमने सोसाइटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन वगैरह, प्लस आपका फैमिली, मैरिज, किनशिप। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन इसका सिलेबस था। एंड आई होप आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कर लिया है अटेम्प्ट। जिसने अभी तक नहीं किया, आपको टेस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इट इज़ अ फ्री फॉर ऑल टेस्ट। अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, गो पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको मेरे बैच में एनरोल करना है तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो लिंक है उससे जाके एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐप की लिंक भी दे दी जाएगी, जहाँ से आप करंट क्रंच की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो +2 लेक्चर का टेलीग्राम ग्रुप है एंड व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम इस क्वेश्चन के साथ। हु गेव द टर्म हेजेमनी इन द पॉलिटिकल थियरी? तो मैं अपने कोर्स में फ्री पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड ये कुछ मैंने की कॉन्सेप्ट्स एंड देयर थिंकर्स ऐसे नेम के अभी तक काफ़ी पीडीएफ अपलोड कर लिए हैं। तो आपको इस टेस्ट में उसके 5 पेजेस जो हैं वो लर्न करने थे। उन्हीं पेजेस में से ये जो क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। हु यूज द टर्म हेजेमनी इन द पॉलिटिकल थियरी? तो वो किसने किया है? एंटोनियो ग्राम्सकाई ने। हेजेमनी क्या होता है? बेसिकली इसमें कंट्रोल ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर, जैसे एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप को पॉलिटिकली कंट्रोल करता है, दैट इज ए हेजेमनी। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था वो आई होप आपने उसमें से काफी पेजेस अभी तक मेमोराइज कर लिए होंगे। उसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को निकाल के एंड उनके थिंकर्स जो हैं उनके नाम साथ में रखें, ताकि आपको जब एग्जाम से पहले रिवाइज करना हो, यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। Which form of exogamy is based on the idea of not marrying within one's own village? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है विलेज एक्सोगैमी। तो इसमें क्या पूछा गया है? Which form of exogamy is based on the idea of not marrying within one's own village? That is your village exogamy। ये हमने कल भी डिस्कस किया, गोत्र क्या होता है, प्रवारा क्या होता है, पिंडा क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ये ट्राइब्स के नाम मैंने आपको पीडीएफ जो दी है उसमें भी मेंशन्ड है, तो यहाँ से आप ये रिवाइज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सिस्टम ऑफ एक्सोगैमी, अगेन एक्सोगैमी का ही क्वेश्चन है, जिनकी सेम पेरेंटेज अप टू स्पेसिफिक जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन है एज आउटलाइन बाय द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो वो कौन से हो गए आपके? पिंडा एक्सोगैमी। तो क्या होता है इसमें? 5 जनरेशन फ्रॉम मैटरनल साइड एंड 7 जनरेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। वहां तक आपकी जो शादी है वो प्रोहिबिटेड होती है। दैट मीन्स 5 जनरेशन माँ के साइड से एंड 7 जनरेशन फादर के साइड से दे कैन नॉट इंटरमैरी। Which of the following rituals in the Hindu marriage involves the bride and the groom taking 7 steps? तो जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? फेरे लेना। तो उसको 7 फेरे जो होते हैं उसके लिए क्या टर्म है? दैट इज कॉल्ड योर सप्तपदी। ठीक है, कन्यादाना क्या होता है? द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर द ग्रूम द ब्राइड टू द ग्रूम, दैट इज कन्यादान करना। वगदाना होता है जो चैंटिंग करते हैं ना, जो रिचुअल्स में वो उनको पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड योर वगदाना और पानी ग्रहण संकल्प। एंड मंगल्य धर्म क्या होता है? दिस इज योर मंगलसूत्र। ठीक है, तो इसमें सप्तपदी यहाँ आंसर आएगा। एंड ये भी याद रख लेना, जो सप्तपदी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल, कि उसके बगैर आपकी शादी जो है वो इम्पॉसिबल है। सप्तपदी। हु यूज द टर्म रेफरेंट पावर इन द स्टडी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस? तो रेफरेंट पावर किसने यूज किया? फ्रेंच एंड रेवन ने। ये क्वेश्चन देख लो। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कई एक्ट्स पढ़ने होंगे बीच में। तो हो सकता है आपको 2-4 एक्ट दिए हों एंड आपको क्रोनोलॉजी में वो बोलना होगा, पहले कौन सा एक्ट हुआ था एंड बाद में कौन सा हुआ था। तो ये आपके 4 हैं। प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। इसका आंसर ए है, 1 2 3 4। तो करेक्ट क्या है इसका क्रोनोलॉजी? जो प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट है वो 1829 में आया था। हिंदू विडो मैरिज 1856 में आया था। सिविल और स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में आया था। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसको हम चाइल्ड मैरिज एक्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं, 1929, और फिर इसको अमेंड करके 1978 में चेंज किया गया था, मॉडिफाई किया था। तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस एक्ट को पहले क्या बोलते थे। एक स्पेसिफिक नाम था इस एक्ट के लिए, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले क्लासेस में। ठीक है, एंड इसको मॉडिफाई जब किया गया उसके बाद जो एजेस है उसमें क्या चेंजेस लाई गई। ठीक है,
मेल की एज कितनी रखी गई एंड फीमेल की एज कितनी रखी गई 1978 में इसको मॉडिफाई करने के बाद। एंड 1929 में इसको किस एक्ट से जाना जाता था, ठीक है? उस एक्ट का आपको नाम लिखना है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। द मुस्लिम वुमेन also called as the Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019, also known as Triple Talaq Bill, was introduced in response to which of the following legal decisions, ठीक है? तो वो किस केस के को ध्यान में रखे, किस केस को मद्देनजर रख के वो जो एक्ट है वो लाया गया था? दैट इज योर आंसर बी, 2017 शयारा बानो केस रूलिंग, ठीक है? अब देखो आप मेरी ऐप पे टेस्ट दोगे या वेबसाइट पे टेस्ट दोगे, जो iOS यूजर्स हैं वो वेबसाइट पे टेस्ट दे सकते हैं। माय वेबसाइट इज सफारी कंपैटिबल एंड गूगल यूजर्स हमारे एंड्रॉइड ऐप से, ठीक है? तो उसके बाद जब आप ऐप टेस्ट फाइनल सबमिट करेंगे तो यू विल गेट एन एनालिसिस पेज, तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना कि आप कितने टाइम में कितना कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, फाइन, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के लिए आप कंप्लीटली रेडी रहो। एंड वन मोर थिंग, इस टेस्ट के बाद आप खुद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे। आप जब अपनी मिस्टेक्स देखोगे तो आपको ये देखना है कि मिस्टेक किस वजह से हो रही है। क्या किसी कॉन्सेप्ट में कमी है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? जैसे कल कई मैसेजेस मुझे आई थी फ्रैटरी मोइटी वगैरह, उनको समझ में नहीं आया, दैट आई एक्सप्लेन टुडे अगेन। एंड देन कुछ मैसेजेस मुझे आई थी रोल सेट स्टेटस सेट की, वो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है या आपका आंसर फैक्चुअल चीजें गलत हो रही हैं? अगर फैक्चुअल चीज़ें गलत हो रही हैं तो आपको क्या करना है, रिवाइज़ मोर, नो अदर वे फॉर दैट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको फैक्चुअल चीज़ें दोबारा रिवाइज़ करनी है अगर वो गलत हो रही हैं। कंसेप्चुअल जहाँ गलत हो रही होंगी तो आप मुझे मैसेज करोगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपके जो इस सारे में टेस्ट में कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही देखनी होंगी। जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन साथ में दिया हुआ है वो देख लेना, एंड उसके कोई पॉइंट्स अगर नोट्स वगैरह में नहीं होंगे तो मेक अ नोट ऑफ इट। इन लेवी स्ट्रॉस थियरी ऑफ हार्मोनियस एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज सेंट्रल टू क्रिएटिंग ब्रॉडर सोशल यूनिटी? तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा था, हमारे पास दो तरीके की थियरी हमने देखी थी किनशिप में, एक आपका डिसेंट ग्रुप वाली थियरी थी एंड एक आपकी अलायंस ग्रुप वाली थियरी थी। जो डिसेंट ग्रुप वाली थियरी थी वो क्या कहते हैं कि आपकी जो डिसेंट, दैट मीन्स आपकी जो जनरेशन्स चलती हैं, चाहे वो मैट्रिलिनियल हो या पैट्रिलिनियल हो, उनसे आपका जो किंगशिप है वो बढ़ता है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था नहीं, अलायंस ग्रुप, दैट मीन्स जो मैरिटल अलायंसेस होते हैं, एक ग्रुप से लड़की आएगी, उसकी शादी बी ग्रुप में होगी, ठीक है? फिर बी ग्रुप से लड़की की शादी या तो ए ग्रुप में होगी या तो सी ग्रुप में होगी। दैट मीन्स जो शादियां हम करते हैं इनसे हमारे रिश्ते बढ़ते हैं ना। आप अभी अपने घर में हो, फिर कल को आपका ससुराल होगा, फिर आपके ससुराल वाले जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएँगे। तो लेवी स्ट्रॉस का क्या कहना था, इन अलायंस थियरी से हमारी जो है रिश्तेदारी वो बढ़ती है, ना कि डिसेंट थियरी से। ठीक? तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बी, दैट इज़ अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। Which of the following best describes the concept of asymmetrical alliances in Levi-Strauss theory? तो लेवी स्ट्रॉस ने हमें दो तरीके के अलायंसेस दिए हुए हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। एक आपका सिमेट्रिकल अलायंस होता है एंड एक आपका एसिमेट्रिकल अलायंस होता है, ठीक है? एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अलायंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए ने अपनी लड़की दी ग्रुप बी को एंड इन रिटर्न ग्रुप बी की लड़की आई ग्रुप ए में। दैट मींस ग्रुप ए ने शादी कराई अपनी बेटी की ग्रुप बी के लड़के से एंड ग्रुप बी ने शादी कराई अपनी बेटी की ग्रुप ए के लड़के से, ठीक है? तो दैट इज योर सिमेट्रिकल अलायंस। एसिमेट्रिकल अलायंस क्या होता है, ये लीनियल भी हो सकता है, साइक्लिकल भी हो सकता है। वो कैसे, मैं अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एसिमेट्रिकल में ग्रुप ए ने लाई, ग्रुप बी को दी लड़की, ग्रुप बी ने ग्रुप सी को, ग्रुप सी ने ग्रुप डी को, ग्रुप डी ने ग्रुप ए को, ठीक है? तो ऐसे, या ग्रुप ए ने ग्रुप बी ने ग्रुप सी ने ग्रुप डी, स्टॉप। तो इसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं, या वो ऐसे होगा या ऐसे होगा। एंड सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया उसमें एक्सचेंज होता है, जैसे यहाँ भी कई शादियों में एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है सिमेट्रिकल। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, a marriage system where the lineages are distinguished by their roles in providing and receiving women for marriage. So, answer would be B. According to Levi Strauss's alliance theory, which of the following relationships is not considered part of elementary structure or kinship atom? तो इसमें से उन्होंने एक elementary structure दिया था कि जो हर kinship में होता ही होता है, मतलब important, that is the most elementary and the आप बोल सकते हो most primary form of the kinship structure। इन्होंने इनको kinship atom भी नाम दिया था, या
एलिमेंट्री स्ट्रक्चर भी कहा था। ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट। तो इससे आप क्या सीखोगे इस क्वेश्चन से? कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि कीवर्ड कहीं पे गिवन होता है नॉट, एंड हम वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। बिकॉज इफ यू स्किप द वर्ड नॉट हियर इन दिस क्वेश्चन, द एंटायर आंसर वुड चेंज। ये बात मैंने आपको जब सुपरवाइजर पढ़ा रही थी मैं यूट्यूब पे, तब भी मैंने आपको कहा था। एंड जब पेपर आया था तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज मुझे सेंड की थी किसी स्टूडेंट ने, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है? एंड कई स्टूडेंट्स ने वो नॉट नहीं देख के वो क्वेश्चन गलत किया था। यही काम होता है मॉक का, आपको यही चीजें प्रैक्टिस करवाना, ताकि फाइनल एग्जाम आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है? तो नॉट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखोगे। एंड आज से आप, आज के बाद जो भी पेपर सॉल्व करोगे, ये ध्यान में रखोगे कि कीवर्ड कहाँ पे नॉट या कुछ ऐसा दिया होगा। नॉट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है? तो क्या हमें बोला था? इन्होंने 4 दिए थे टाइप्स हमें एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में, 4 टाइप्स। तो उसमें कौन-कौन सा था? हस्बैंड वाइफ तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि इनकी अलायंस थ्योरी ही बेसिस है सारी स्टडीज़ की। मदर्स, ब्रदर, सिस्टर, सन रिलेशनशिप, ये भी इन्होंने बोला था। ब्रदर, सिस्टर, फादर, सन, ये भी बोला था। हस्बैंड वाइफ तो बोला था, लेकिन फादर डॉटर नहीं बोला था, तो ये आंसर गलत होगा। ब्रदर सिस्टर भी बोला था, मदर्स ब्रदर, सिस्टर सन रिलेशनशिप भी बोला था। तो बेसिकली इन्होंने 4 फॉर्म दिए थे हमें एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में: ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फादर सन एंड मदर्स ब्रदर एंड सिस्टर सन। तो फादर डॉटर इन्होंने डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। How do Levi-Strauss' idea of harmonious exchange contribute to the organization of the social and the political systems in societies of practicing एक्सोगैमी? ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन 2-3 बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा ये भी एक ट्रिक होती है कि अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, ट्राई रीडिंग दैट अगेन एंड अगेन। एक बार आप कोई चीज़ बार-बार पढ़ो ना, तो आपको वो चीज़, आपका दिमाग उसको नेचुरली डिकोड करता है और आपके लिए उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। How does Levi-Strauss's idea of harmonious exchange contribute to the organization of the social and political system in societies practicing exogamy? जिन सोसाइटीज में एक्सोगैमी प्रैक्टिस होती है, तो हार्मोनियस एक्सचेंज से कैसे उनका सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो बेसिकली करता क्या है आपका जो हार्मोनियस एक्सचेंज है, कि लड़की एक जगह से ला रहे हो दूसरी जगह दे रहे हो, वो आपका एक उससे क्या होता है, आपके ग्रुप्स में यूनिटी बढ़ जाती है, मतलब भाईचारा बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी बढ़ रही है। तो जब रिश्तेदारी बढ़ रही है, इसको हम नेगेटिव टर्म्स में तो नहीं देखेंगे ना कि ओहो रिश्तेदार बढ़ गए अब क्या होगा। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बढ़ गए जिनके साथ आपका भाईचारा बढ़ेगा, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जो आपके अपने लोग होंगे। तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? इट एनकरेजेस द आइसोलेशन ऑफ किन ग्रुप फ्रॉम ईच अदर। नहीं, हमने लेवी स्ट्रॉस का कहीं ऐसे नहीं पढ़ा कि उन्होंने किन ग्रुप को आइसोलेट करने की बात करी। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये भी इन्होंने नहीं कहा कहीं पे। इट डिस्करेजेस द एक्सचेंज ऑफ वुमेन, ये भी इन्होंने नहीं कहा, तो आंसर इज सी। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, ये ऑप्शन से इतने सिंपल हैं कि आपको एक-एक कीवर्ड से आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे कि क्या आंसर नहीं होगा। ठीक? According to Levi-Strauss, the exchange of women in marriage serves primarily to create alliances and foster social unity between the different lineages, जो मैं अभी आपको समझा रही थी। ठीक है? ये जो भी एक्सप्लेनेशन साथ में होगी, ये आप ज़रूर एक बारी देख लेना, ये आपके काम आएगी। If a person's if a person has a relationship with their mother's brother, what which type of kin would this be classified as? तो this is simple। मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किन पढ़ाया है। एक बारी मैं रिविजिट कर लेती हूँ वो कॉन्सेप्ट आपके लिए, क्योंकि किसी ने मुझे डाउट में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था। प्राइमरी सेकेंडरी किनशिप उनको समझ में नहीं आया है, उन्होंने कंसेप्चुअल मिस्टेक की है यहाँ पे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी क्या होता है? जो आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये टोटल कितने होते हैं? 8। ठीक है? वो डायरेक्ट कौन-सा होगा? आपकी मदर होंगी, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, सन एंड डॉटर। सन एंड डॉटर। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? तो जो 8 है हमारे, वो हमारे प्राइमरी किन्स हैं। अब हमें देखना है कि सेकेंडरी किन कौन है। ठीक?
तो सेकेंडरी किन देखने के लिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपके प्राइमरी किन का प्राइमरी किन होगा वो आपका सेकेंडरी किन है। सेकेंडरी किन, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब आपका ये आपको पर प्राइमरी किन्स पता होने चाहिए। आपका प्राइमरी किन क्या है? आपकी मदर आपकी प्राइमरी किन है, ये तो आसान है ना याद रखना, प्राइमरी किन्स 8। आपके मदर की प्राइमरी किन कौन होंगी अब? अब प्राइमरी किन्स में क्या-क्या आते हैं? मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ। अब जो मदर की मदर हैं या मदर के ब्रदर हैं या मदर के सिस्टर हैं, ठीक? तो ये जो मदर की मदर हैं, वो आपकी प्राइमरी किन की प्राइमरी किन है ना? यहाँ पे आपकी मदर है, ये उनकी मदर है, दैट मीन्स आपकी मदर की प्राइमरी किन है। तो आपके साथ इनका क्या रिलेशन हुआ? दैट मीन्स जो आपकी नानी है या दादी है, वो आपकी सेकेंडरी किन होगी। सिमिलरली जो आपके मामू हैं, मदर्स ब्रदर या आपकी मासी है, वो आपकी सेकेंडरी किन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सेकेंडरी किन। अब आपको याद रखना होगा, जो आपके टर्शियरी किन कौन से हैं। तो जो आपके सेकेंडरी किन है, ये आपके सेकेंडरी किन है। आपकी फॉर एग्जांपल ये मदर के ब्रदर, मामू मामू आपके सेकेंडरी किन है। अब सेम वही लॉजिक लगाओ, जो आपके सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन है, वो आपके टर्शियरी किन है। दैट मीन्स आपके जो मामू का बेटा है या मामू की चलो जो वाइफ है, बेटा भी वाइफ भी, मामू की जो वाइफ है, जो आपके सेकेंड टर्शियरी किन की प्राइमरी किन हो गई ना ये। तो आपके जो मामू हैं, उनकी वाइफ मामू की प्राइमरी किन हो गई। तो आपके टर्शियरी किन व्हिच इज मामू इन दिस केस, उनकी जो प्राइमरी किन है दैट इज मामी इन दिस केस, वो आपकी टर्शियरी किन हो गई। सिंपल। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन्स वाइफ्स ब्रदर्स सन इज कंसिडर्ड अ रिलेटिव। वो क्या हुआ आपका? पर्सन्स वाइफ, जो आपकी वाइफ होंगी वो आपकी प्राइमरी किन है, ये चीज हमें पता है। वाइफ इज योर प्राइमरी किन। वाइफ की जो ब्रदर है, आपके साले, दैट इज योर सेकेंडरी किन, क्योंकि वो आपके प्राइमरी किन की प्राइमरी किन के प्राइमरी किन है। अब जो इस ब्रदर के जो साले के बेटे हैं, वो आपके सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन है, तो ही वुड बी अ टर्शियरी किन। तो आंसर होगा सी। रीड द स्टेटमेंट्स करेक्टली। सब न्यूक्लियर फैमिली, सब न्यूक्लियर कौन सी फैमिली होती है? जो एक न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट टूट के जो बन जाती है, किसी कोई विडो हो गए, कोई डिवोर्स हो गए, ठीक है, उनकी जो फैमिली बनती है उसको हम बोलते हैं सब न्यूक्लियर फैमिली। ऑलवेज इंक्लूड्स बोथ द पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो नहीं, इसमें अनमैरिड नहीं होते, इसमें आपके जो डिवोर्स्ड या डेथ किसी की हो जाती है, ठीक है, वो वाली जो फैमिलीज होती हैं, फिर वो जो बच्चे होते हैं, उन वो जो फैमिली बनाते हैं, उनको हम सब न्यूक्लियर बोलते हैं। यहाँ से आप और एक चीज सीखोगे, जो ये टर्म्स है ना ऑलवेज, अगर आप श्योर नहीं हो आंसर, एक तो एक केस में यू आर हम 100% श्योर की चीज ठीक है, देन इट इज ओके। दूसरे केस में कि अगर आपको पता है कि नहीं, आपके उतने क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग जो है अपनी बढ़ानी है, यू हैव टू गेस, यू हैव टू अटेम्प्ट मोर। तो लुक फॉर दीज कीवर्ड जहां पे ऑलवेज लिखा होता है, ऑलवेज, ऑल, नन, इनको हम एक्सट्रीम वर्ड्स बोलते हैं। तो देर आर चांसेस कि क्वेश्चन माइट बी दिस स्टेटमेंट माइट बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि कम ऐसे चांसेस होंगे जहां पे ऑलवेज लिखा होगा और वो करेक्ट होगा। हमेशा हर कोई चीज सही नहीं होती ना, ऑलवेज एन एक्सट्रीम वर्ड, नन इज एन एक्सट्रीम वर्ड। सिमिलरली ऑल ऑफ द अबोव चीजें, जैसे हम बोलते हैं ऑल ऑफ दिस इज दैट, तो दैट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन एंड यू नो दैट यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टिंग, दैट यू हैव टू इंक्रीज, तो यू कैन गो फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग। उस केस में यू कैन लुक फॉर दीज एक्सट्रीम वर्ड्स। तो चांसेस आर देयर कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो गलत होती हैं, ऑल्दो ये हमें पता है वैसे भी कि ये गलत ही है, बट ये जो कीवर्ड है वो भी आप याद रखोगे। अ सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली कैन इन्वॉल्व अ न्यूक्लियर फैमिली को रिजाइडिंग विद द पेरेंट्स डिवोर्स सिबलिंग। हाँ, तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सप्लीमेंटेड कौन सी फैमिलीज होती हैं? जिसमें हम सप्लीमेंट करते हैं, एक आधा रिश्तेदार उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो अनमैरिड रिश्तेदार हो या डिवोर्स हो या डेथ वाला रिश्तेदार, किसी की डेथ हो गई है एंड देन उसका कोई स्पाउस रह गया है, वो हो या डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, वो हमारी बनाती है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिलीज। ये मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। Talcott Parsons describes the nuclear family as an isolated family because it does not participate actively in a broader kinship network. ठीक है,
एंड स्टेटमेंट 2 देके है आपको, पार्सन आर्ग्यूज दैट द isolated nuclear family is functionally linked to the economic system in industrial societies where it adapts to fulfill the needs of the economic structure. ठीक है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है? ये वो assertion and reasoning वाले क्वेश्चन है। मुझे बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की जगह ए एंड आर ही मेंशन करना था, assertion and reasoning। तो आपको बताना है क्या फर्स्ट रीजन जो है वो इस स्टेटमेंट के लिए सही है या नहीं। तो इसका आंसर बी है, ये रीजन सही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पार्सन कहता है कि जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली है दैट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जब माइग्रेशन हुई बहुत ज्यादा एंड लोग इंडस्ट्रीज में काम करने आए, ठीक, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो गाँव में जॉइंट थी, सिटीज़ में वो न्यूक्लियर सेटअप में रहने लगे, फाइन। तो ये कहीं न कहीं उनकी इकोनॉमिक नीड की वजह से भी ये नेसेसिटेट हुआ कि अब वो क्या करें, वो एक आइसोलेटेड या एक न्यूक्लियर फैमिली बन के रहें और ना कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप में, ठीक? वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको रीज़निंग वगैरह सारा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो। स्टेटमेंट 2 क्लेरिफाइज द रीजन बिहाइंड दिस आइसोलेशन। वो रीजन क्या है? इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, वही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आगे चलते हैं। According to Aileen Ross, the ecological substructure of the family focuses primarily on the emotional relationship between the family members, such as bond, emotional bond between sibling and parents. No, इन्होंने substructure में क्या कहा था? Ecological place, household, ठीक है, household, house, उस चीज को substructure कहा था, ना कि किसी emotional bond को। तो first statement is wrong. The substructure of the power and authority deals with the distribution of decision-making roles within the family. This is correct. The answer would be B. Who wrote द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली? दिस इज योर आर डी लैंग। ठीक है, ये उस जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ था उसमें भी मेंशन्ड है, आर डी लैंग हमने पढ़ा भी हुआ है। इन विच बुक्स ऑफ द तोरा आर द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मेंशन? तो वो किस किस में है? लेविटिसस में एंड ड्यूट्रोनॉमी में। इनके चैप्टर्स कुछ जो हमने पढ़े थे ना कि किस किस चैप्टर में चीजें मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कोहैबिटिंग फैमिली? कोहैबिटिंग फैमिली कौन सी होती है? विदाउट फॉर्मल मैरिज जो होगी, ठीक है, कपल दैट लिव्स टुगेदर विदाउट फॉर्मल मैरिज पॉसिबली विद चिल्ड्रन, दैट इज योर कोहैबिटिंग फैमिली। In which of the following communities are joking relationship observed between grandparents and grandchildren? तो एरोइंस ऑफ ओडिशा एंड बेगियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने टेस्ट में गलत किए हैं, दैट मीन्स यू नीड टू रिवाइज मोर। एल्डेस्ट सन टू द फादर, इसको हम क्या बोलते हैं अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है फ्रॉम द एल्डेस्ट सन टू द फादर? दैट इज कॉल्ड अल्टिमोजेनिचर। नो, इसको हम प्राइमोजेनिचर बोलते हैं। एंड फ्रॉम द यंगेस्ट सन और डॉटर टू द फादर अगर होगी उसको हम बोलते हैं अल्टिमोजेनिचर। तो 1 and 2 आर रॉन्ग। इसमें थर्ड एंड फोर्थ मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस हमें किसने पहले कहा था? विजयस नवारा ने। एंड खासीज जो है यंगेस्ट डॉटर ट्राइब्स की, जिनको हम बोलते हैं ककदूही, ककदूही यंगेस्ट डॉटर जो है नाम दिया गया है खासी ट्राइब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैन, फ्रेटरी एंड मोइटी डिफर? ठीक है, ये मैं थोड़ा बताती हूँ, इसमें लोगों को कंफ्यूजन थी। क्लैन याद रख लो, क्लैन या जिसको हिंदी में गोत्र बोलते हैं, वो मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया, पहले भी एक्सप्लेन किया है। लीनिएज होता है जब हमें नाम पता हो, अपने दादा परदादा या परदादा के दादा परदादा के फादर, वहां तक हमें अपने नाम पता होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आपकी लीनिएज है। जहां पे हमारे नाम खत्म हो जाते हैं, हम इनको ट्रेस करते करते किसी एक मिथिकल जो एक्चुअली में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, कोई ऋषि मुनि, कोई सेंट, वहां से खुद को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं कि हम उस सेंट के बेसिकली हम प्रजाति हैं, उसको हम बोलते हैं क्लैन या हिंदी में गोत्र। ठीक है, फिर नंबर ऑफ क्लैंस बनाते हैं आपके फ्रैटरी। नंबर ऑफ क्लैंस इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे? फ्रैटरी। एंड मोइटी क्या होता है आपका? ये आपकी फ्रैटरी बन गई, अलग अलग क्लैंस को मिला के मोइट्री। मोइटी को आप दो तरीकों से समझ सकते हो कि वो पार्ट ऑफ फैक्ट्री में ही माना जाता है, कि ऐसा नहीं है कोई अलग ही कोई ग्रुप है, पार्ट ऑफ फैक्ट्री ही है आपका। लेकिन मोइटी को हम वैसे बोला जाता है इसको हाफ, कि हम एक ग्रुप को एक
ट्राइब को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वो 2 में क्या होता है बेसिकली डिवाइड करके कि आपका एक अलायंस नेटवर्क बन जाता है। वो एक एक्सोगेमस ग्रुप होता है यूजुअली कि आप दूसरे ग्रुप से लड़की ला रहे हो, दूसरे ग्रुप में दूसरे मोइटी से लड़की दे रहे हो, लड़की ला रहे हो, ठीक है? एंड अगर एक मोइटी को अपना कोई नामकरण करना है कि मोइटी का नाम क्या होगा, वो दूसरे मोइटी के लीडर को इनवाइट करेगा कि आपस में एक वाइडर नेटवर्क और वाइडर रिलेशनशिप बने, ठीक है? वो आप मोइटी याद रखो, दैट इज अ बाइसेक्शन ऑफ ए ग्रुप, ठीक है? एंड फ्रैटरी जो है नंबर ऑफ क्लैंस है, क्लैन जो है अपना डिसेंट ट्रेस करते हो कहाँ से, थ्रू अ मिथिकल इंसेस्टर। तो उस हिसाब से इसका आंसर ए है। अ क्लैन इज अ ब्रॉडर सोशल ग्रुप, अ फ्रैटरी इज अ सबसेट ऑफ। अच्छा अच्छा, इस वजह से शायद आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सबसेट नहीं, यहाँ पे सुपर सेट लिख दो। सबसेट नहीं है, फ्रैटरी बड़ी होती है क्लैन से, उसमें क्योंकि नंबर ऑफ क्लैंस आते हैं। फ्रैटरी इज अ सब सुपर सेट ऑफ क्लैंस एंड अ मोइटी इज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द डिसेंट। वो डिवीजन जो होता है वो हाफ में होता है, ठीक है? 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेते हो। इसका आंसर होगा ए। हाउ डू मोइटीज फंक्शन विद इन द यूनिलिनियल डिसेंट सिस्टम्स एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप टू द क्लैंस? इसका आंसर है बी। मोइटीज जो है वो डिवाइड करती है सोसाइटी को 2 कॉम्प्लीमेंट्री हाफ्स में दैट कैन इंटरमैरी, दैट मीन्स ये एक्सोगैमस ग्रुप है। Whereas clans क्या है? Clans आर द डिसेंट ग्रुप्स, दैट मीन जहां से आप अपनी लीनिएज वगैरह ट्रेस करते हो, अपने प्रजाति, अपने एंसेस्टर्स देखते हो कहाँ है। तो डिसेंट ग्रुप्स विद कॉमन एंसेस्टर्स, और मोइटी क्या है? सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इन सोसाइटीज विद फ्रेटरीज व्हाट रोल डू दे प्ले इन मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्लैंस? तो क्या रोल वो प्ले करते हैं क्लैंस के बीच के रिलेशंस को मीडिएट करने के लिए? They regulate ceremonial roles and mediate conflict between the clans, often based on kinship. जैसे मैंने कहा, वो बेसिकली अपना वाइडर नेटवर्क बनाने के लिए, ऐसे कोई दुश्मनी की वजह से वो बाइसेक्शन नहीं हुआ है। वो अपना नेटवर्क जो है उसको और मजबूत करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक मोइटी को नाम अपना कोई रखना होगा, वो दूसरे मोइटी के लीडर को इनवाइट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके क्या होता है, अपना एक वाइडर नेटवर्क जो है वो बनाना। How are moieties often associated with a dual symbolic meaning in some cultures, and what is their significance in the social practice? जो moieties हैं, they are often linked with opposing forces, life, death, nature, culture, signifying the balance required for social order. ठीक है? तो होगा क्या moieties में, उनके interests के basis पे उनको अलग किया होगा। फाइन। अगर एक जो मोइटी है उसका एक कल्चर होगा, एक नेचर होगा, फॉर एग्जांपल कोई एक थोड़ी वॉयलेंट तेज वाली, एक मोइटी होगी जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, एक मोइटी होगी जो फेयर्स होगी, डेथ रिप्रेजेंट करेगी, एक होगी जो लाइवली होगी, ठीक है, जो लाइफ आपको रिप्रेजेंट करेगी, एक मोइटी होगी जिसमें ज्यादा कॉमिक कैरेक्टर्स, मतलब मैं आपको ये लेमैन टर्म्स में समझाने के लिए बोल रही हूँ, लाइफ एंड डेथ मतलब। एक में होगा जिसमें थोड़े वो कॉमिक कैरेक्टर्स जैसे होंगे, वो वाली मोइटी होगी कि पता होगा कहाँ हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ नेचर है इस सोसाइटी में। एंड एक होगा जो सोसाइटी ऑफ वॉरियर्स होगा, वैसी टाइप की मोइटी होगी। तो मोइटीज आर लिंक्ड विद द ऑपोजिंग फोर्सेस, ताकि दोनों जो है एज अ होल सोसाइटी जो है वो बैलेंस्ड रहे। From an evolutionary perspective, how might the emergence of fratries and moieties reflect the adaptive responses to larger societal needs? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से जो ये इमर्जेंस है फ्रैटरीज एंड मोइटीज का, ये कैसे बताता है कि सोसाइटी की नीड्स एज ए लार्ज सोसाइटी कैसे खुद को अडेप्ट कर रही है नई नई चीजों के साथ, ठीक है? तो इसका आंसर है, emergence of fratries and moieties facilitate conflict resolution, intergroup alliances and cooperative behavior within the large societies. तो ऐसे क्या होगा, ये adaptive response है, कोई भी change अगर society में आए, एंड मोइटीज का क्या काम होता है, मोइटीज की हेल्प क्या होती है मोइटीज से और फैक्ट्री से, कि उन चेंजेस के साथ साथ सोसाइटी खुद को अडेप्ट कर लेती है, जैसे दूसरी मोइटी के साथ कोऑपरेशन फैक्टर बना के, ठीक है, एक दूसरे ग्रुप्स में शादी करके, वैसे करके अपना सोशल बॉन्ड, इमोशनल यूनिटी वगैरह को एक्सटेंड करना। तो बेसिकली क्या है, देखो, हर सोसाइटी में आपको मोइटीज एंड फैक्ट्रीज नहीं मिलेंगी, ये किसी क्लैन किसी ट्राइब की बात है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। तो बेसिकली आप समझ लो ये उनका तरीका है अपने किनशिप को बड़ा करने का, ठीक? जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न सोसाइटीज में डिफरेंट क्लब्स होते हैं। फाइन, अब चलो, अब उस लेवल पे नहीं होती फ्रैटरी एंड मॉइटी, मतलब उतने बड़े नहीं होते हैं क्लब जितनी बड़ी फ्रैटरीज एंड मॉइटीज होती हैं, लेकिन
एक वे है कनेक्ट करने का, अपना ब्रॉडर ग्रुप बनाने का, ताकि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आप अपने मेंबरशिप क्लब में जाके अपने मेंबर को उठा के बोल सकते हो कि मेरी हेल्प करो। तो अलायंस बढ़ाने के लिए इस दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब हर सोसाइटी में आपको डिफरेंट मेंबरशिप ग्रुप्स वगैरह वो टाइप्स नहीं मिलेंगे, वैसे ही हर सोसाइटी में फ्रैटरीज़ एंड मॉइटीज़ भी प्रेज़ेंट नहीं होती है। ये किसी-किसी क्लैन, कोई ट्राइब जो है, वहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं कहीं-कहीं पे। हु यूज द टर्म डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, ये किसने किया है? फ्रैंकलिन गिडिंस ने। और ये क्या होता है? डायनामिक्स इज जो चेंजेस सोसाइटी में होती हैं, एंड काइनेटिक्स इज जो चीजें स्टेबल रही हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड एक सोसाइटी में। हु यूज द टर्म स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज, तो टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में हम दोबारा ये पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, तो ये किसने कहा था? स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज, ये कहा था हेनरी मेन ने। तो होती क्या है आपकी स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी? स्टेटस होती है जिसमें आप जाने जाते हो अपनी फैमिली का सरनेम, उन चीज़ों से, जहाँ पे आप एस्क्राइब करते हो टू योर स्टेटस। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है जहाँ पे फ्री विल होता है इंडिविजुअल का, कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉलंटरीली वो एंटर करते हैं कि किस टाइप ऑफ सोसाइटी में वो रहना चाहेंगे, किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो जाना चाहेंगे। स्टेटस बेस में ये नेचुरली चीज़ें आपको असाइन होती जाती हैं कि किस फैमिली में पैदा हुए हो, क्या स्टेटस है आपका। हु यूज द टर्म राइट्स डी पैसेज इन एंथ्रोपोलॉजी, तो ये यूज किया आर्नल्ड वैन गेनेप ने। ठीक है, राइट्स डी पैसेज क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है कोई मेजर ट्रांजिशन इवेंट आपकी लाइफ का, जैसे शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ मेजर ट्रांजिशन, सोशल ट्रांजिशन लाइफ में आते हैं, वो एक बुक में लिखा गया था राइट्स डी पैसेज, एंड किसने लिखी थी? आर्नल्ड वैन गेनेप ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है और कोर्स में एनरोल नहीं करना है, तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, फाइन। या अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोर्स मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, कोर्स में एनरोल करने के बाद हम खुद से कौन-सा मटीरियल फ़ॉलो करें। मैं वैरायटी ऑफ मटीरियल फ़ॉलो करती हूँ, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़ॉलो करने की। मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दूँगी। अभी तक कराए भी हैं, जितना भी हमारा कंटेंट कंप्लीट हुआ है। प्लस कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, यू विल ओनली गेट टेस्ट्स, ठीक है? लेकिन जो हमारा कोर्स है उसमें हम हर टेस्ट का एनालाइज़ भी करेंगे। हर टेस्ट का तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट्स का एनालिसिस भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ओनली टेस्ट सीरीज़ बैच में। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है, तो आप नीचे दी हुई लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो आप 7006677725 पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।